हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही वेल एंड फिट एंड फाइन होंगे। तो आप लोग को ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि क्लास 10 का लास्ट चैप्टर बायोलॉजी का जो कि है आवर इन्वायरमेंट, जो कि बहुत अच्छा वेटेज कवर करता है अपने बोर्ड एग्जाम में। तो इस चैप्टर को हम लोग सोचा कि इसको अपने हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपको समझाया जाए, जिसको अलग अलग सोर्सेज से, एनसीईआरटी बुक, अलग से रेफरेंस बुक और बहुत सारे सोर्सेज से इसको कवर करके एक कंबाइन करके आपको इस नोट्स में प्रोवाइड होगा। तो चलिए उस नोट्स वाले स्क्रीन पे चलते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं आवर इन्वायरमेंट क्लास 10 का, अच्छा टॉपिक कवर करता है। इसमें फूड चेन, फूड वेब्स एंड बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स हैं। तो चलिए चलते हैं उस स्क्रीन पे और बहुत सारा फन करेंगे। आई होप कि आप लोग जुड़े रहेंगे आखिरी तक और देखेंगे उस वीडियो को भी। चलिए चलते हैं उस स्क्रीन पे। तो दोस्तों, अपने छोटे से हाथ और छोटे से पेंसिल के साथ हम तैयार हो गए हैं आवर एनवायरनमेंट चैप्टर को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर भैया इन्वायरमेंट क्या होता है। जिसके बारे में चैप्टर होता है, अगर उसके बारे में ही हमको जानकारी नहीं रहेगी तो हम क्या पढ़ेंगे, खाक पढ़ेंगे। तो चलिए आप सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में समझते हैं। तो इन्वायरमेंट आखिरकार होता क्या है। तो देखिए कि आप अपने आसपास जितने भी चीजों को देख रहे हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी इंफ्लुएंस कर रही हो, मतलब कोई भी प्रभाव डाल रही हो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो इसमें आवर इन्वायरमेंट में तो देख लीजिए, आवर इन्वायरमेंट में सबसे बढ़िया चीज जो आता है, सबसे मजेदार चीज जो कि आप लोग को नहीं सिखाया गया होगा मेरे ख्याल से, तो ये होगा कि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें आते हैं। जैसे आप बात करते हो हमारे चारों तरफ के इन्वायरमेंट की, तो ये नहीं कि इसमें केवल लिविंग ही आएंगे, इसमें नॉन लिविंग भी आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट हमारा एयर ही तो है, एयर में बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं, तो उसी को कभी कभी हम लोग एज ए अपना इन्वायरमेंट मान लेते हैं। तो इसमें वो नॉन लिविंग है, आपको ये जानना चाहिए कि वो नॉन लिविंग है ना कि लिविंग है। और इसमें नेचुरल एंड आर्टिफिशियल का भी फर्क पड़ता है, वो भी आगे हम समझेंगे बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट में। तो चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। एवरीथिंग विच सराउंड एंड इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वही मैंने जो बताया अभी कि हर एक चीज, चाहे वो पेंसिल ही क्यों ना हो, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हो, ठीक है, इस इन्वायरमेंट में जो कि मौजूद रहता है, चाहे वो लिविंग हो। देखिए वही बात, इसमें यहाँ पे मैंने प्लस करके लिखा था कि प्लस लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो इसका मतलब आवर इन्वायरमेंट से हम आवर सराउंडिंग भी समझ सकते हैं कि हमारे चारों तरफ चाहे जो भी चीज हो, चाहे ये पेंसिल हो और चाहे कोई भी तरह का पेन हो, चाहे ये पेन हो, ठीक है, तो ये पेन चाहे पेंसिल हो, ये हमको इन्फ्लुएंस कर रही है। आपको भले ना कर रही हो लेकिन मुझे कर रही है। क्यों कर रही है? ये पेंसिल मुझे ऐसे इसको मार्क करने में हेल्प करेगी, इसको ऐसे मुझे मार्क करने में हेल्प करेगा, इस पेंसिल को मैं ऐसे इसको चबा भी सकता हूँ सोचने के लिए। चलिए बाय द वे टॉपिक पे आते हैं अपने आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इन्वायरमेंट क्या है, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको इन्फ्लुएंस करे, उसको फायदा दे रही हो, बस यहाँ तक हो गया आवर इन्वायरमेंट हमारे इन्वायरमेंट के बारे में। अब उसके चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आता है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। इकोसिस्टम भैया, अब ये इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर एरिया पे जो हमारा पाया जाता है इकोसिस्टम, एक पार्टिकुलर एरिया का एनवायरनमेंट ये इकोसिस्टम कहलाता है। एक छोटे से बात हमें समझिए, तो इकोसिस्टम से रिलेटेड एक टर्म है जो कि आता है इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी? तो लॉजी का मतलब आप जहां भी सुनते होंगे तो लॉजी मतलब होता है स्टडी। यहाँ पे भले ही मैंने ना लिखा हो लेकिन आप लोग लॉजी का मतलब स्टडी समझ लीजिए। जैसे बायोलॉजी है एंड जूलॉजी है, तो बहुत सारे जो लॉजी आते हैं, लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी, ठीक है। तो लॉजी का मतलब स्टडी। तो इकोलॉजी क्या होता है सर? तो इकोलॉजी ये होता है कि हमारे बायोटिक और अबायोटिक के बीच में जो भी इंटरेक्शन होते हैं उनके स्टडी को ही, हमारे साथ अबायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट के जो भी इंटरेक्शन होते हैं उसके स्टडी को ही क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। हमारे साथ मतलब हमारे साथ बायोटिक और अबायोटिक के कंपोनेंट जिनका इंटरेक्शन होता है, कुछ में उनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता होगा। जैसे कि मान लीजिए आप मुर्गा खाते हो, ठीक है, तो उस मुर्गे का आपके साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो है, तो वो उसकी स्टडी ही क्या फॉर्म करती है? इकोलॉजी फॉर्म करती है, जो कि इकोसिस्टम से ही बना है। तो ये एक बार एनटीएससी में पूछा गया था कि इकोलॉजी टर्म को किसने डिफाइन किया था, किसने कॉइंड किया था, उसको किसने मतलब उसको डिस्क्राइब किया था, तो वो कौन से थे? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, जो कि 1868 में इनको डिफाइन किया था इकोलॉजी टर्म को, ठीक है। तो इकोलॉजी क्या है कि एक स्टडी है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटरेक्ट विद ईच अदर,
ठीक है, तो ये हो गया इकोसिस्टम। अब इकोलॉजी हो गया, सॉरी। तो ये अब आता है इकोसिस्टम। तो यहाँ मैंने लिखा है कि ये खुद बनते हैं, मतलब इकोसिस्टम खुद बनते हैं। कैसे खुद बनते हैं, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो इकोसिस्टम इस तरह से खुद बनते हैं कि इकोसिस्टम एक पार्टिकुलर, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये पार्टिकुलर एरिया होता है इन्वायरमेंट का पार्टिकुलर एरिया ही इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या समझ रहे हो आप? बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, कुछ तो नाम सुना होगा दया, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो कुछ गड़बड़ नहीं है इधर, आपने बायोस्फीयर बहुत जगह सुना होगा और आप इसको जानते भी होंगे। बायोस्फीयर मतलब हमारे आसपास, जो कि लिथोस्फीयर मतलब हमारे जमीन से ऊपर के जो भी एरिया पड़ते हैं उनको हम बायोस्फीयर कहते हैं, जिसमें एयर वेयर रहते हैं। ठीक है, तो ये एक फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, ये फंक्शनल यूनिट, ये समझिए बायोस्फीयर मतलब हमारे चारों तरफ, ठीक है, हमारे चारों तरफ के ये एक बहुत ही छोटा यूनिट है, एक फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। किसका फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है? इस हमारे इन्वायरमेंट का, जो कि सबका दादा बन के बैठा हुआ है ऊपर। तो ये इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इकोसिस्टम किसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है? बायोस्फीयर का यूनिट है, और ये एक पार्टिकुलर एरिया के इन्वायरमेंट को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी का ये बेसिक यूनिट होता है। इकोलॉजी का मतलब कि जब हम इंटरेक्शन के बीच में, उन दोनों के बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कुछ इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो उनके बीच का ये बेसिक यूनिट है। इत्तू सा यूनिट, ये इत्तू सा यूनिट बन के आता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। अब एक देख लीजिए कि ये इकोसिस्टम के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। ये नेचुरल तरीके से, ये जो कि खुद बनते हैं, तो जो कि खुद बनता है उसको हम खुद भी तो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये खुद बनता है। खुद कैसे बनता है? या तो इसको प्रकृति ने बना दिया होता है पहले से, और या तो ये आर्टिफिशियल तरीके से हम बना देते हैं इकोसिस्टम को। ठीक है, तो दोस्तों उसके टाइप्स को आपने, अगर इसको टाइप्स को देखने से पहले हमें एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही नॉलेजेबल चीजें समझना चाहिए, जो कि मुझे अभी याद आया कि ये जो इकोसिस्टम होता है ना, ये इंटरेक्ट करते हैं हम। इकोसिस्टम ये इंटरेक्ट करता है बायोटिक एंड अबायोटिक के बीच में। इकोसिस्टम को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जिससे हम इंटरेक्ट करते हो, जैसे मान लीजिए ये एक पेंसिल है, अगर मैं इससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इससे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जिसको मैं अपने इसको काम के लिए, इसको यहाँ पे ऐसे लिखने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं इससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये इंटरेक्ट, और हमारे चारों तरफ की चीजें, हमारे चारों तरफ की चीजें जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हो, जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हो, उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम खुद बनते हैं। ठीक है, अगर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, इन्वायरमेंट में हर एक चीज आ जाता है। हर एक चीज जो कि काम की भी होती है और ना काम की भी होती है, वो सब चीजें आ जाती है। जैसे स्काई से हमारा क्या ताल्लुक है? ये कोई छत का तो काम करता नहीं, बारिश होती है तो ये नहीं कि ये रोक लेता है। ठीक है, तो स्काई से हम लोग कंटेक्ट कोई की इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट सनलाइट, क्या सनलाइट से हम नहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं? सनलाइट से बिल्कुल हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो हमें सनलाइट दे रहा है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, विटामिन डी मिलती है। ठीक है, अब इतना चिल्ला चिल्ला के मेरा गला थोड़ा सा बैठ रहा है। हाँ, तो ये हम जिससे इंटरेक्ट करते हो। ठीक है, कोई भी चीज हो, जैसे आपके आसपास एक डॉग है, और अगर आप डॉग के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप उसको कुछ खाना दे रहे हो, अगर आपके आसपास कोई एक पेन का कैप हो और आप ये पेन का कैप को इंटरेक्ट कर रहे हो इस पेंसिल के बैक साइड में लगाने के लिए, तो ये भी एक प्रकार का इंटरेक्शन हो जाएगा, जो कि फॉर्म करता है एक इकोसिस्टम को। ठीक है, तो इकोसिस्टम जो कि टॉपिक है, अगर आपको ये क्लियर नहीं रहेगा तो ये कैसे क्लियर रहेगा? तो इकोसिस्टम में वो आप लिविंग थिंग्स से भी इंटरेक्ट कर सकते हो, नॉन लिविंग थिंग्स से भी इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कितने टाइप होते हैं, जो कि ये नेचुरली एंड आर्टिफिशियली दोनों तरीके से बन सकता है। ये नेचुरल के द्वारा, नेचर के द्वारा ये बनाया भी आ सकता है, एंड आर्टिफिशियल तरीके से इसको हम बना भी सकते हैं। इकोसिस्टम मतलब हमारे चारों तरफ से जिससे हम इंटरेक्ट करते हो। जैसे आप देखिए कि नेचुरल तरीके से जो कि एक्वाटिक चीजें हैं, एक्वाटिक मतलब कि जो पानी से रिलेटेड आते हैं, उससे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? आप फ्रेश वाटर में, जैसे कि आ गया लेक, पॉन्ड, रिवर एंड स्वयं मतलब दलदल होता है, तो लेक से भी हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग सिंगाड़ा का नाम सुना होगा, उसको आपने बो दिया, और लोटस का, उससे आपको बेनिफिट हो रहा है। कई कई मंदिरों पे आज आप जब जाते हो, इस्कॉन टेम्पल, कभी आप दिल्ली में जाओ तो इस्कॉन टेम्पल में जा रहे हो, तो वहां पे देखना कि ये लोटस भी बिकता है, तो वो हमारे साथ, हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक इकोसिस्टम फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम को फॉर्म कर रहा होता है फ्रेश वाटर में, लेक, पॉन्ड, रिवर, स्वयं रिवर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं? रिवर के साथ, जैसे कि आपके गाय भैंसे, अगर आपने गांव में देखा होगा कि आपकी गाय भैंसे जा रहे हैं रिवर में, ऐसे मस्त, एकदम से मस्त होके वो लोग अपना स्नान करते हैं। और हम लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं? हम लोग का, जब आपने देखा होगा गणपति विसर्जन, ये सब चीजें होती है, तो ये सभी चीजें अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से इसको बैन करने पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इसमें केमिकल्स जो इनका पेंटिंग में यूज किया जाता था, उन सभी चीजों का यूज होता था, तो इसीलिए इसको मतलब बैन कर दिया गया है ये। तो और हम लोग इस पे मतलब
मतलब उनके विसर्जन के लिए भी उसके रिवर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। रिवर के साथ हम बहुत तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे हम मछलियों के द्वारा डिपेंड रहते हैं, तो ये भी हम रिवर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एक्वाटिक पे मतलब कि जलीय में हम लोग इसमें रिवर के साथ, इसमें फ्रेश वाटर के साथ जनरली हमारा नाता किससे होता है? फ्रेश वाटर से। हम चाहे तो हम नदी के पानी को फिल्टर करके पी भी सकते हैं, ठीक है। और पहले के जमाने में इसको पिया भी जाता था, कोई ऐसी बात नहीं है। अब मरीन में आता है, मरीन ये फ्रेश वाटर जो हो गया, ये फ्रेश वाटर तो फ्रेश हो गया जो कि पीने योग्य होता है, मीठा पानी होता है जिसको आप पीने योग्य मान सकते हो। अब मैं आपसे एक जीके का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्या देखता हूँ कि आपकी नॉलेज जो है वो कितनी है। तो एक क्वेश्चन है कि फ्रेश वाटर, सबसे बड़ी झील फ्रेश वाटर की वो कहाँ पाई जाती है? इंडिया की कौन सी स्टेट में पाई जाती है? नाम क्या है? तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड आगे चलते चलते मैं शायद अगर याद आया तो बता भी दूं आपको। तो ये फ्रेश वाटर में। अब मरीन में ये तो खारे पानी का समझ लीजिए, ठीक है। खारा पानी कहाँ पाया जाता है? आप सोच रहे होंगे तो खारा पानी, हाँ याद आया, साइंस में पढ़ा था बहुत पहले कि हाँ समुंदर में, वहां पे खारा पानी, ओशियंस में, सीज में खारे पानी होते हैं। मरीन मतलब कि जहाँ पे बड़े बड़े अमाउंट में पानियां पाई जाती हो वो मरीन लाइफ होता है। मरीन लाइफ मतलब बड़े बड़े मछली पाई जाती हो, मछुआरे पाए जाते हो जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। अब कोरल रीफ क्या होता है भैया? इस कोरल रीफ के कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, लेकिन ये आज आपका ये डाउट खत्म होने वाला है। कोरल जो कि एक प्लांट के तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक क्रिएचर होता है जो कि हमारे ओशियंस में पाया जाता है। ध्यान रखिए कि मरीन का मतलब समुद्री होता है, तो कोरल बना होता है, कोरल एक क्रिएचर होता है जो कि बना होता है। रीफ मतलब क्या होता है? छत। ये छतनुमा स्ट्रक्चर बना लेता है, लैंड लाइक स्ट्रक्चर कहाँ बना लेता है? समुद्र के अंदर बना लेता है, जो कि छोटे छोटे, समझ लीजिए कि ये पेड़ों की तरह, पेड़ पौधों की तरह दिखते हैं, जो कि एक छतनुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं मिलके बहुत सारे। तो इनको एक को इंडिविजुअल को हम पॉलिप्स कहते हैं, ठीक है। यही ढेर सारे पॉलिप्स, 1000 मिलियंस ऑफ पॉलिप्स मिल करके कोरल बनाते हैं। कोरल जब मिल जाते हैं ढेर सारे तो ये छतनुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिनको कोरल लीफ कहते हैं। और ये कोरल किनके बने होते हैं? कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट के, सॉरी मैं सी को केवल पढ़ रहा था, तो कैल्शियम कार्बोनेट के ये कोरल लीफ बने होते हैं। अब आता है मैनग्रोव्स ये भी ओशियन में पाए जाते हैं। और ये मैनग्रोव्स जो होते हैं इनका बेसिकली ये समझिए, ये इस जितना लिखा उतने में समझिए कि जिनके अंदर नमक सहने की क्षमता होती है, ऐसे पेड़ पौधे जिनके अंदर नमक सहने की। अब मराइन लाइफ है, तो मराइन लाइफ में कुछ पेड़ पौधे ऐसे ही पेड़ पौधे होंगे, जैसे आपने देखा भी होगा कि कहीं कहीं आप जब जाते हो नदी वदी में तो कहीं कहीं उसमें पेड़ भी उगते हैं। और फिल्मों भी आपने देखा होगा कि हाँ समुद्र में तो ऐसे ऐसे पेड़ उगते हैं। तो वो पेड़ जो होते हैं ना, उनके पास नमक सहने की क्षमता होती है, उन पेड़ों के पास नमक सहने की क्षमता होती है, इसीलिए वो मराइन लाइफ में सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो इनका कैसे इंटरेक्शन बन रहा है हम लोगों के बीच में, ये सवाल आपके मन में तो उठा ही ना होगा। तो चलिए समझते हैं कि इनका इंटरेक्शन कैसे बन रहा है। जो दोनों चीजें हैं, कोरल लाइफ एंड मैनग्रोव्स, ये जनरली ये इंटरेक्ट करते हैं मरीन लाइफ में जो कि पाए जाते हैं, जैसे कि मछलियां पाई जाती हैं कई प्रकार की, तो वो उनके साथ में इंटरेक्शन इनका होता है। तो इसीलिए ये मरीन लाइफ में एंड नेचुरल तरीके से जो कि एक्वाटिक में बनता है, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हुआ कि कोरल लीफ किस तरह से इंटरेक्ट करता है। कोरल लीफ इस तरह से इंटरेक्ट करता है कि ये बहुत सारे क्रिएचर को जो होता है ये घर भी प्रोवाइड कराता है, उनका खाना भी प्रोवाइड करा देता होगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक का कॉन्सेप्ट जो कि हुआ एक्वाटिक में। नेचुरल लाइफ में नेचुरल इकोसिस्टम कैसे बनता है, तो अभी चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ की चीजें जिनके हम इंटरेक्ट करते हैं, हमारे चारों तरफ की, जैसे समझ लीजिए हमारे चारों तरफ की चीजें इन्वायरमेंट कहलाती है। एंड अब क्या आता है? इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम एंड उसके डिवीजन जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि हम लोग ने यहाँ तक का खत्म कर चुका है, यहाँ तक का अभी आगे और खत्म करेंगे। तो इकोलॉजी वाज क्वाइंड बाय अर्नेस्ट हैकल, ये नोट्स कर लीजिए, आपके एनटीएससी के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इकोलॉजी का क्या मतलब होता है? इकोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इकोलॉजी। एंड देन इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इन विच अबायोटिक कंपोनेंट और biotic component interact each other which is generally dependent। जैसे हम लोग मान लीजिए, जैसे एग्जांपल लिए थे ना कि हम लोग स्काई से तो इंटरेक्ट नहीं करते, जिनसे हम इंटरेक्ट करते हो उन्हीं का द्वारा एक सिस्टम बनाया जाता है। हम अपने चारों तरफ में जिस चीजों के द्वारा हम लोग इंटरेक्ट करते हैं उन्हीं चीजों का एक सिस्टम बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। इको मतलब हमारे चारों तरफ, ठीक है।
अब ये बेसिक यूनिट इकोलॉजी का होता है। इकोलॉजी में मतलब इकोलॉजी एक बड़ा टर्म बन जाता है जिसमें बायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई है, जैसे आपका बहुत दूर डिजर्ट मान लीजिए, तो डिजर्ट से हम लोग इंटरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं कि वहाँ पे वो कैक्टस के प्लांट होते हैं, वो भी किसी आयुर्वेदिक में काम आते होंगे, तो ये हमसे इंटरेक्ट तो कर रहा है लेकिन हमारे चारों तरफ नहीं है। तो इसीलिए इकोलॉजी तो होगा, मतलब ये इकोलॉजी के अंदर हम ये तो पढ़ेंगे लेकिन इकोसिस्टम के अंदर हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं उससे इंडिविजुअल, मैं खुद अकेला उससे नहीं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम का होगा। अब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में नेचुरल में दो तरीके होते हैं, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, एक्वाटिक पे किस तरह से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, टेरेस्ट्रियल पे कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो एक्वाटिक में फ्रेश वाटर के साथ, लेक पॉन्ड, रिवर, स्वयं के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर लेते हैं। एंड जो कि लिविंग क्रिएचर होते हैं, मरीन लाइफ मतलब समुद्री जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, मतलब मरीन लाइफ जो कि होते हैं वो डिपेंड होते हैं कोरल लीफ एंड मैंग्रोव्स में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब टेरेस्ट्रियल पे आ जाते हैं, टेरेस्ट्रियल पे कैसे कैसे हम लोग डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल पे जो कि है, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, जमीन होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब जमीन। ठीक है, तो जमीन पे रहने वाले वो कैसे एक इंटरेक्शन फॉर्म करते हैं, इकोसिस्टम वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो जैसे देख लीजिए कि ये फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, ग्रास ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये इन सबका इंटरेक्शन है। कैसे इंटरेक्शन है, आगे हम फूड चेन में पढ़ेंगे कि ये स्नेक फ्रॉग को खा लेगा, ग्रास ऊपर को खा लेगा, कौन फ्रॉग खा लेगा। ठीक है, तो इस तरह से इनके बीच में इंटरेक्शन एक बन रहा है। ग्रास लैंड में मतलब फ्रॉग पाया जाएंगे, स्नेक पाया जाएगा, ग्रास ऊपर पाया जाएगा, तो इन सबके बीच में कुछ इंटरेक्शन बन रहा होगा। जैसे हम है ग्रास लैंड पे पाया जाता है, हमने क्या बो दिया, गेहूं बो दिया। ठीक है, तो गेहूं के साथ हमारा इंटरेक्शन क्या होगा कि जब गेहूं हो जाएगा तो हम लोग उसको खाएंगे। एंड डिजर्ट में क्या, कैमल, कैटकस ये सब आ गया। तो कैटकस से अभी मैंने बताया कि उस पे मतलब हम लोग कुछ आयुर्वेदिक पे डिपेंड रहते हैं। एंड कैमल के लिए, कैमल का आप जानते हो कि कैमल पे मैंने एक फैक्ट वीडियो बनाया था कि इसका पानी आखिर जाता कहाँ पीता है। तो आप लोग चैनल पे जाके उसको देखिएगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके। एंड फॉरेस्ट लाइफ मतलब कैमल कैसे डिपेंडेंट रहता है। कैमल एक मतलब इसका मिल्क जो होता है बहुत ही, इसमें ज्यादा प्रोटीन्स की मात्रा पाई जाती है। एंड फॉरेस्ट में तो हम बार बार इंटरेक्ट है, वुड के लिए इंटरेक्ट है, कोई भी जानवर के लिए कैसे इंटरेक्ट, उससे भी हम लोग इंटरेक्ट है। जैसे बहुत सारे जानवरों से हमें ऊन मिलता है, बहुत सारी चीजें जानवरों से हमें मिलती है, इसीलिए हम सब इन सबके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेक्ट करना ही क्या कहलाता है हमारा इकोसिस्टम। एंड आर्टिफिशियल में क्या क्या आता है। अब आर्टिफिशियल में हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं, जो कि हमारे द्वारा, तो हम लोग क्रॉप फील्ड को तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से। अभी यहाँ पे मैंने गलत बोला, आपने पकड़ा होगा तो शायद नहीं पकड़ा होगा, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं तो हूँ। तो ये ग्रास लैंड जो होता है सरकार, ये ग्रास लैंड जो होता है वो उसे मतलब रब के द्वारा फॉर्म किया जाता है। मान लीजिए कोई घास खाने वाली जगह है, अब घास खाने वाली जगह पर तुमने थोड़ी ना बनाया है, जैसा भगवान ने चाहा उसको वैसे बना दिया, नेचर ने जैसा चाहा वहाँ पे घास उगा दिया। जहाँ पे मेढक रहता है वो डिपेंड रहता है, स्नेक फ्रॉग को खा लेता है। तो ये सब इंटरेक्शन बन रहा है नेचर तरीके से। ठीक है, अब आता है आर्टिफिशियल तरीके से। आर्टिफिशियल का इकोसिस्टम क्या टाइप क्या कहता है, इसमें जैसे एग्जांपल है, ये सभी एग्जांपल्स हैं आपके, ये नहीं कि मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ये एग्जांपल के तौर पे कि आप नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल बताइए नेचुरल के। तो एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हो गए जिसमें फ्रेश वाटर, मरीन एंड मैंग्रोव्स आ गए, और टेरेस्ट्रियल के ग्रासलैंड, डिजर्ट, फॉरेस्ट आ गए। तो आर्टिफिशियल तरीके से अगर क्वेश्चन बाई चांस पूछ ले कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स को बताइए कि कैसे हम कर सकते हैं, तो एक्वेरियम आपने सुना होगा। ये एक्वेरियम क्या होता है, एक्वेरियम जिसमें हम मछली पालते हैं अपने घरों में। ठीक है, शीशे का, कांच का बना होता है, ऐसे कुछ शेप का, ये ऐसे कुछ कलाकारी दिखाता हूँ आपको अपनी, ये कुछ इस शेप का, इसी में आप लोग मछलियाँ रखते होंगे। तो ये एक्वेरियम हो गया। गार्डन को हम अपने द्वारा ही तो सजा सकते हैं। देखिए इनका एक एक्वेरियम में इकोसिस्टम बन गया, भैया वो उसी में खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे। ठीक है, उनका ये इकोसिस्टम। अब गार्डन हो गया। अब गार्डन में आपने अगर गार्डन लगा दिया तो ये गार्डन आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे आप गार्डन में कोई भी अगर फूल को उगवा दिए तो फूल तो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हो, आप उसका अच्छा खुशबू लेंगे एंड आपके पास ज्यादा हो जाएगा तो आप मार्केट में भी उसको सोल्ड कर सकते हो। एंड क्रॉफ्ट फील्ड के साथ तो हमारे साथ बहुत ही लंबे, हमारे तो जीवन ही है, हमारा तो बचपन से ही ऐसा है। हम कोई पैदाइश मतलब ये अभी जन्म मतलब पाए नहीं है क्रॉप फील्ड, हमारा तो ये बहुत ही पूर्वजों से चला आ रहा है कि क्रॉप फील्ड को हम आर्टिफिशियल तरीके से इसका नेचर बनाते हैं। क्रॉप फील्ड पे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं किसी भी तरीके से। तो ये आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब अगर आप इसका पूरे का मतलब नोट्स चाहते हो, इस पूरे चैप्टर का नोट जिसको मैंने कुछ 10 पेजों के अंदर में बनाया है, तो आपने मेरे वाले टेलीग्राम चैनल पे जाना है, जिसका लिंक पे दे दूंगा। वहाँ पे जाके आपको मतलब ये कमेंट कर देना कि क्या क्या आपको चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
इकोसिस्टम को समझने के बाद हम समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो कि एक इकोसिस्टम को फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें कंपोनेंट में आते हैं बेसिकली मेन टू आता है एक बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर। तो अबायोटिक फैक्टर को हम जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। चैप्टर बहुत बड़ा, वीडियो जो कि बहुत बड़ा बन रहा है। तो ये क्लाइमेटिक फैक्टर जो कि होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस इकोसिस्टम को फॉर्म करने के लिए। तो क्लाइमेटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं? रेन, टेम्परेचर, लाइट एंड विंड। देखिए रेन के तरीके से भी एक फॉर्म हो सकता है हमारा इकोसिस्टम। कैसे आपने मेघालय में देखा होगा, मेघालय में एक अलग का ही एक क्या होता है इकोसिस्टम फॉर्म होता है, जिसके वहाँ की लाइफ स्टाइल को बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता होगा। जैसे टेम्परेचर के हिसाब से देख लीजिए, तो टेम्परेचर एक इकोसिस्टम को कैसे फॉर्म कर सकता है। तो टेम्परेचर एक एसेंशियल होता है, एक कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम को फॉर्म करने में। जैसे आप देख लीजिए टेम्परेचर अगर जहाँ पे लो रहता है तो वहाँ पे जाग पाए जाते हैं, बड़े बड़े हेयर वाले जानवर पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है तो ये भी एक फॉर्म करता है, क्योंकि वो बड़े वाले कहीं आके वहाँ पे नहीं रह सकते। कहाँ पे नहीं रह सकते? ये बड़े बाल वाले जानवर आके ये इस जगह पे हाई टेम्परेचर वाले एरिया पे नहीं रह सकते, क्योंकि उनके लिए वो सुटेबल होता है। ठीक है, अब आता है क्लाइमेटिक फैक्टर में लाइट भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। लाइट भी एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। कैसे कि इसको फॉर्म करने में, हमारे इकोसिस्टम को फॉर्म करने में लाइट भी एसेंशियल रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि लाइट देख लीजिए, आपको इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है, तो वहाँ की यहाँ इकोसिस्टम कुछ अलग ही रहेगा। एंड वहाँ पोल्स पे आप देख लीजिए, वहाँ लाइट बहुत कम जाता है, वहाँ का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है। तो ये इकोसिस्टम को फॉर्म करने के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। वाइंड भी इसमें से डिपेंड रहता है। वाइंड कैसे डिपेंड रहता है? वाइंड भी किस तरीके से डिपेंड रहता होगा, आइए आप देखते हैं। इडेफिक फैक्टर, इडेफिक फैक्टर मतलब कि रेन से रिलेटेड जो भी फैक्टर होते हैं वो अबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं, जो कि फॉर्म करते हैं इकोसिस्टम से। जैसे सॉइल भी एक इकोसिस्टम को फॉर्म करने में एसेंशियल रोल प्ले कर सकता है। सॉइल कैसे सॉइल एक एसेंशियल रोल प्ले कर सकता है? जैसे देख लीजिए, आपने सॉइल आपके इसमें पढ़ा, जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि सॉइल कितने प्रकार के होते हैं, इंडिया में कैसे सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो उसमें एरिड सॉयल, लेटराइट सॉयल, लेफ्ट राइट सॉयल, रेड एंड येलो सॉयल। तो इन सारी सॉयल्स में जैसे वेरिएशंस आते हैं। जैसे सॉयल हो गया अलग सॉयल, जैसे एलुवियल सॉयल हो गया। अब नदर्न प्लेन जो कि है इंडिया का, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो एलुवियल सॉयल में रहते हैं। वहाँ पे एलुवियल सॉयल का ये जो भी अपना क्रॉप सब ग्रो कराते हैं, वो एलुवियल सॉयल्स के मतलब ये ऊपर सापेक्ष में रखकर वो अपना सॉइल ग्रो कराते हैं। पीएच भी डिपेंडेंट कर सकता है, एंड मिनरल्स भी, टोपोग्राफी भी। टोपोग्राफी का मतलब लैंड, ये भी हमारा डिपेंड करता है इस इकोसिस्टम को फॉर्म करने में, जो कि कंपोनेंट्स होता है इकोसिस्टम का। अब बायोटिक फैक्टर में आइए देख लेते हैं। तो बायोटिक फैक्टर में जो कि होते हैं प्रोड्यूसर्स। अब ये 3 टर्म आते हैं जो कि यहाँ से आपको अंतिम तक ये 3 टर्म ही ले जाएंगे। बायोटिक फैक्टर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजिशन। अब बायोटिक फैक्टर मतलब कि कोई जो जीवित चीजें हों, जो कि जी रहे हों, जिसके अंदर सांस ले रहे हों, जिसके अंदर रिस्पायरेशन हो रहा हो। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कुछ प्रोड्यूस करते हो, जो कि प्रोड्यूस करते हो, जो कि कंज्यूमर उसको टेक करते हो। ठीक है, प्रोड्यूसर जो कुछ प्रोड्यूस करते हो एंड कंज्यूमर उसको टेक करते हो। प्रोड्यूसर्स में कौन कौन आ जाएगा? ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी एंड ये क्या ऑटोट्रॉफ्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतने सारी चीजें किस में आते हैं? प्रोड्यूसर्स में आते हैं। ये सब प्रोड्यूस करते हैं। एंड देन आता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में कौन कौन आते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड क्वार्टनरी एंड हेटरोट्रॉफ्स आते हैं इसमें, जो कि डिपेंडेंट रहते हैं। ये भी मिलकर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर मिलकर ही क्या फॉर्म करते हैं? हमारे इकोसिस्टम। मतलब ये सभी चीजें मिलकर फॉर्म करती हैं इकोसिस्टम को। डिकम्पोजिशन में क्या क्या आता है? बैक्टीरिया, फंजाई, सेप्रोफाइट्स, फीड्स। सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है? जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, ये इन सभी चीजें मिलकर ये एक इकोसिस्टम को फॉर्म करने में एक कंपोनेंट होता है, जिनसे इकोसिस्टम फॉर्म होता है। ठीक है, अब आता है अबायोटिक कंपोनेंट को हम इन डिटेल में इसको थोड़ा सा समझने वाले हैं। इन डिटेल में कैसे इस अबायोटिक फैक्टर में अबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या इंक्लूड रहते हैं? इस अबायोटिक कंपोनेंट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब जो कि सिंपलेस्ट सब्सटेंस में मौजूद रहते हैं। सिंपलेस्ट मतलब जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी चीजें जो है वो सिंपलेस्ट में। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने पढ़ा होगा कार्बन एंड गिब्स कंपाउंड में। जल्दी इसका वीडियो भी मैं आपको बना के प्रोवाइड करा सकता हूं, अगर माशाल्लाह आपकी दुआ रही तो इस क्लाइमेट फैक्टर्स भी इस पे डिपेंड करते हैं, जो कि आता है किसमें? अबायोटिक कंपोनेंट में। हम यहाँ पे देख लेते हैं नॉन लिविंग फिजियोकेमिकल फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट।
ठीक है। इन्वायरमेंट का नॉन लिविंग फिजियो कैपिटल ये इसमें इंक्लूड रहता है, जो कि ये एबायोटिक कंपोनेंट में। तो एबायोटिक कंपोनेंट में एक कैसे इंक्लूड, फिजियो मतलब फिजियो केमिकल मतलब तो समझ में आ गया, पीएच मान, और फिजियो मतलब कि सॉयल। अब देखते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कि ये सिंपलेस्ट सब्सटेंस होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस ईटीसी आर द कंपाउंड। ठीक है, ये फॉर्म होता है। अब देखते हैं कि इसमें से इस कंपाउंड एंड इन दियर कंपाउंड भी लिखा है। कंपाउंड का मतलब इसके द्वारा जो फॉर्म होगा कंपाउंड, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा फॉर्म होगा वाटर, कार्बन और ऑक्सीजन के द्वारा फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आते हैं, जो कि एबायोटिक कंपोनेंट होता है हमारे इस इकोसिस्टम को फॉर्म करने के लिए। एबायोटिक कंपोनेंट एक एसेंशियल रोल प्ले करता है, जो कि इकोसिस्टम को फॉर्म करता है। उसके अंदर ही आते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लाइमेट फैक्टर। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ह्यूमन का जो बॉडी होता है वो 30% कार्बन से बना होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब बेसिकली ये समझिए जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा अल्कोहल से अल्काइन, अल्केन, अल्कीन। तो ये सभी चीज़ें आपको कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसका भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा नोट्स बनाया है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट में भी आपने जानकारी के किया भी होगा, लाइफ प्रोसेस में पढ़ा भी होगा कि इसमें कार्बन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी फैक्टर भी इंक्लूड रहते हैं किसमें, एबायोटिक सब्सटेंस, जो कि इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं। एंड देन ये थर्ड आता है क्लाइमेटिक फैक्टर। तो क्लाइमेट की जैसे लाइट, रेन, अभी इसको हमने ऊपर इसका डिस्कस किया है। एंड आल्सो इडेफिक फैक्टर मतलब सॉयल ऑयल, ये सभी चीज़ें इनको हमने अभी ऊपर डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या है, बायोटिक कंपाउंड। आप लोग मतलब ऐसे ध्यान रख के चलिए, मैं उंगली नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मेरा हाथ दर्द करने लगा मोबाइल पकड़ते हुए। तो बायोटिक कंपाउंड में 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड रहते हैं। पहला कौन सा है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड तीसरा डिकम्पोजिटर। प्रोड्यूसर में कौन कौन से आते हैं, प्रोड्यूसर में बेसिकली आते हैं जो कुछ प्रोड्यूस करते हो, जो अपने आप से ही मतलब खुद अपना भोजन बना लेते हो और वो प्रोड्यूस दूसरे के लिए भी करते हो। बेचारे देखिए कितने अच्छे हैं, अपना भोजन खुद भी बना रहे हैं और दूसरे के लिए प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो वो कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, जो कि इनमें से क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ये भोजन बना लेते हैं। अब देन आता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो कि फूड को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, फूड को जो कि कंज्यूम करते हैं और ये प्रोड्यूसर के द्वारा जो बनाया गया फूड होता है उनको ईट करते हैं। ये मतलब ये डिपेंड होते हैं किस पे, प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे सभी प्रकार के जो जानवर हैं वो इसके एग्जाम्पल में। अब कंज्यूमर को हम 3 तरह से इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। हर्बीवोरस को हम प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। अभी आप आगे जाके आप ट्रॉफिक लेवल पढ़ेंगे तो उसमें भी ये टर्म आपको देखने को मिलेगा। तो हर्बीवोरस मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोरस को हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं क्योंकि ये इनके द्वारा ही पेड़ पौधों को खाया जाता है। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर। अब कार्निवोरस जो कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हर्बीवोरस पे फीड करते हैं, मतलब कि ये प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं, उन्हें कार्निवोरस बोलते हैं। और इनके जो फीड करने की जो होती है उसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। इनको मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाता है, जैसे कि फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, ग्रास ओपर हो गया। ठीक है, तो ये सभी मतलब रेट, फ्रॉग, ग्रास ओवर, ये सभी क्या करते हैं, ये घास भूसा सब प्लांट्स के द्वारा जो कि फूड प्रोड्यूस किया जाता है उसी को ये लोग खा लेते हैं। एंड देन आता है द लार्ज कार्निवोरस और टॉप कार्निवोरस एनिमल फीड अपॉन स्मॉल कार्निवोरस एनिमल। ठीक है, जो कि लार्ज कार्निवोरस, बड़े बड़े कार्निवोरस एनिमल होते हैं वो फीड करते हैं स्मॉल कार्निवोरस मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेरिसरी सेक्टर। जिसमें आता है क्या आता है, टाइगर, हॉक, मतलब हॉक एक बर्ड है बहुत बड़ा जो कि
टॉप कार्निवोरस में आता है, लायन हो गया। एंड सी, अब तीसरा क्या है जिसमें कंज्यूमर डिवाइड किया गया है, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब हम तो ठहरे भैया देहाती आदमी, झोला लेके कहाँ चल पड़ेंगे, नहीं झोला लेके नहीं चल पड़ेंगे हम लोग, ठहरे क्या इंसान, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, खाएंगे सब खाएंगे। ठीक है, पोएम बन रहा है। तो ये ओमनीवोरस मतलब हम लोग भी क्या करते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट में हिस्सा लेते हैं इकोसिस्टम को फॉर्म करने में। आई होप कि यहाँ तक आपको कुछ टॉपिक्स जो है समझ में आ रहे हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर। तो इस डिकम्पोजर को पढ़ने से पहले कुछ आपने डिकम्पोजर के बारे में सुना भी होगा कि ये डिकम्पोजर जो होते हैं, जैसे सेप्रोफाइटिक जो न्यूट्रिशन करते हैं उन्हीं को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। डिकम्पोजर्स मतलब कि जो डिकम्पोज कर दे किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ये लोग डिकम्पोज कर दे, छोटे इसको खत्म ही कर दे, तो उसी को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो इस पार्ट में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था डिकम्पोजिशन से। कुछ मिनट का वीडियो जो था उसमें से आवाज ही गायब हो गया था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया था। तो चलिए इसको हम फिर से कर लेते हैं डिकम्पोजर्स टॉपिक से। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स बेसिकली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिकम्पोज करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। जैसे ये छोटा ऑर्गेनिज्म आप देख रहे होंगे, ये चल के जा रहा है, ये चल के जो छोटे किधर जा रहा भाई, तेरे को आउट में जूम करके आप लोग अपने साथियों से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये छोटा ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक डिकम्पोजर्स की तरह काम कर सकता है दोस्तों, लेकिन ये नहीं करेगा क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ये एक्ट एज क्लीनिशिंग एजेंट इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में ये एक क्लीनिशिंग एजेंट के मतलब जरिए से काम करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया एंड फंजाई हो सकते हैं। अब इस चार्ट को थोड़ा समझिए कि कैसे ये डिकेइंग मतलब कि ऑर्गेनिज्म को डिके करते हैं, कैसे ये समाप्त करते हैं और अपना खाना ये लेते हैं। तो ये इस चार्ट में आपको सब समझ में आ जाएगा डिकम्पोजर्स के बारे में। तो डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिज्म जो होता है, बेसिकली ऑर्गेनिज्म वो बना होता है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से। तो ये फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के द्वारा बना हुआ जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, तो इसमें डिकम्पोजर जब ये खत्म हो जाता है, मर जाता है, जैसे कोई भी जानवर मर गया, जैसे डॉग, कोई कुत्ता मर गया, ऐसे कुत्ता मर गया, तो उसके बाद से ये जो डिकम्पोजर्स होता है उस पे ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, डिकम्पोजर्स उस डेड डॉग पे ग्रो करने लगेंगे और ये उसका जो वहाँ पे जो फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन रहेंगे उनका यूटिलाइज करेंगे, इनको ब्रेक डाउन करेंगे, जिसके ब्रेक डाउन के बाद उनको एनर्जी रिलीज होगी। उन सभी जो फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन है उनसे एनर्जी रिलीज होगी, जिसका डिकम्पोजर्स यूटिलाइज कर लेंगे एंड ऑर्गेनिज्म जो होगा वो डिके हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बल्ले 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 बल्ले, अरे जी अभी बल्ले बल्ले मत करो, अभी इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स है, डिकम्पोजर्स का क्या महत्व है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर डिकम्पोजर्स ना होते तो क्या होता। तो डिकम्पोजर्स ना होते ना तो हमारे अर्थ पे इतने सारे लाशें पड़े होते कि आप गिन भी नहीं सकते। और अर्थ पे हमारे घर से ज्यादा तो लाशें दिखती है, जिंदा पराली से ज्यादा तो मृत जीव जंतु दिखते हैं। तो ये डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट दैट एक्ट एज क्लीनिशिंग एजेंट। वही जो मैंने बताया कि ये क्लीनिशिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये डेड प्लांट्स एंड डिकेइंग एनिमल्स को ये खत्म कर देते हैं, बाला, ठीक है, ये कर देते हैं। ये मेंटेन करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। हाउ इट इज मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, जब ये करते हैं ना, तो जैसे अभी आप आगे जाके पढ़ोगे कि जब कोई भी यूटिलाइज करता है एनर्जी जब रिलीज होती है ना, तो वो बहुत कम परसेंटेज, मतलब ना के बराबर एनर्जी यूटिलाइज हो पाती है एंड देन एनर्जी एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है। ये आगे है, लेकिन इस टॉपिक से थोड़ा सा ये फर्टिलिटी, सॉइल के फर्टिलिटी को कैसे मेंटेन करती है आइए जान लेते हैं। तो जैसे आपने गोबर देखा होगा, गोबर वो गांव के लोग क्या करते हैं, उसको खेत में छिड़क देते हैं, जिसमें उसमें डिकम्पोजर्स लगेंगे, डिकम्पोज करके उसको खत्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे और उसमें से जो एनर्जी रहेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब गाना नहीं गा रहा हूँ, वो मिट्टी में उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है, तो जिससे सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग द मटेरियल। ये बहुत सारे मटेरियल को रिसाइकलिंग करने में, जो हमारे बायोस्फीयर में होते हैं उनको रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं और एक जियोकेमिकल न्यूट्रिएंट साइकिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि न्यूट्रिएंट साइकिल में अपने भोजन का ये भी करते हैं, ध्यान रखते हैं। चलिए ये यहाँ तक का हो गया है, अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या आता है हमारा टॉपिक, ट्रॉफिक लेवल है, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है, ट्रॉफिक लेवल आज का। उसके बाद फूड चेन, फूड वेब है, इसको हम अगले में करेंगे। तो ट्रॉफिक लेवल को हम बेसिकली एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अब ये ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, स्टेप इन फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर। ये ऐसा स्टेप्स होता है जिसमें फूड चेन जो होता है, फूड चेन जहाँ पे एनर्जी की ट्रांसफर होती है, ये समझ लीजिए एनर्जी लेवल की मतलब है, तो उसका मतलब कि एनर्जी ट्रांसफर होगी और ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होगी तो एनर्जी कम होती जाएगी, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो अभी हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर के बारे में, जो कि क्या थे, बायोटिक फैक्टर थे। बायोटिक फैक्टर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। तो इनके ग्रीन प्लांट आते हैं, हेर्बिवोरस आते हैं इसमें, सेकेंडरी कंज्यूमर में कार्निवोरस, टर्सरी कंज्यूमर में अदर कार्निवोरस। तो इस प्रोड्यूसर जो होता है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आता है। इस चार्ट में देखिए, जो प्रोड्यूसर होता है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आता है, एंड सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आता है प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड में आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड फोर्थ में आता है टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनका ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी लेवल को बनाया गया है। मतलब इसमें इस कैटेगरी के जानवर आएंगे, इसमें इस कैटेगरी की, जैसे प्रोड्यूसर्स में क्या आएंगे, ग्रीन प्लांट्स आएंगे, ग्रीन प्लांट्स आएंगे, एंड प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोरस आएंगे, एंड इसमें क्या आएंगे, स्मॉल कार्निवोरस आएंगे, और इसमें टॉप कार्निवोरस आएंगे। ठीक है, तो इस तरह के जानवर इन सभी ट्रॉपिक लेवल में आएंगे। तो आई होप कि यहाँ तक का जो टॉपिक का सफर था वो आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा। ये आगे का टॉपिक जो है फूड चेन एंड फूड वेब, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस पे कमेंट करिएगा अगर जल्द से जल्द से पाना चाहते होंगे तो आप एक बार मैं फिर से इसको पूरा रिकॉल करवा देता हूँ आपको। ये इस यहाँ से हमारा चैप्टर जो होता है स्टार्ट होता है। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, 4K पे रिकॉर्डिंग कर रहा है तेरा भाई। और ठीक है, ये कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है जिसमें अबायोटिक, बायोटिक आते हैं, एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में क्या आता है कि जिसमें हम क्या क्या काउंट करते हो, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ये पीछे आ, जिसमें नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल, जिसमें इतने सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया गया है। ये कोई ईटा मत समझना, ये एक्वेरियम मैंने बनाया था तुम लोगों को समझाने के लिए ही। एंड बायोटिक कंपोनेंट के बारे में हमने इन डिटेल में इसको एकदम से अच्छे हैंड रिटन नोट्स के साथ डिस्कस किया, जिसमें से इतना टॉपिक हम लोग का कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जिसमें फूड चेन है, फूड वेब है, टाइप्स ऑफ फूड चेन है, एंड फूड चेन का कई सारा एग्जांपल्स लेंगे जहां से क्वेश्चंस उभर के आते हैं। एंड सिग्निफिकेंस, फूड चेन के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बेनिफिट है फूड चेन के, फूड वेब, फूड चेन में डिफरेंसेस, एंड बहुत सारे 10% लॉ जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10 के लिए। फ्लो ऑफ ट्रांसफर एनर्जी, ये सभी एनसीईआरटी की लाइंस है, बट इनको सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा हुआ है। तो आई होप कि ये यहाँ तक का जो सफर था आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगर आप लोग की अच्छे से मेहरबानी रही तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना रिवाइज करते रहिए एंड अपने 10th की प्रिपरेशन को बरकरार रखिए। कोई भी परेशानी आए कमेंट करिए, उसमें मैं वीडियो सोल्यूशन लेके आऊंगा। एंड अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो हंसते हंसते हमने इस चैप्टर का एक बहुत ही स्मॉल टॉपिक अभी कवर किया है, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है। इसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया, चलिए रिकाउंट करते हैं। तो हमने इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया, इकोलॉजी के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स के अंदर इडेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर के अंदर जो कि आते हैं, एंड बायोटिक फैक्टर के अंदर जो भी आते हैं, एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में जिसमें मरीन लाइफ, कोरल रीफ्स, इन सभी चीजों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया अपने हैंड रिटन नोट्स के द्वारा। तो इसमें आई होप कि आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पे एंजॉय किया होगा और आपको आगे जाके और भी खुशी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल जो कि आया था हमारा आखिरी टॉपिक था, जिसके बाद फूड चेन, फूड वेब, ओजोन लेयर डिप्लेशन, जिसके बारे में आप ख्वाब रखते होंगे कि हाँ कभी हम फ्यूचर में ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो कितना अच्छा माइंड लेके हम पढ़ेंगे। तो चिंता मत करिए, ये चैप्टर आपको सब कुछ पढ़ा के देगा, एक अच्छा वेटेज भी देगा, और इस चैप्टर से एक इजीएस्ट क्वेश्चन भी पूछता है। फूड चेन्स में बेसिकली सैंपल पेपर में इस बार के क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस चैप्टर को हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे अगर आप लोग की दुआ बनी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण इस चैप्टर मतलब थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी होने के कारण मैं फिर से शूट करूंगा थोड़ा पार्ट ही केवल, बट आप लोग की दुआ रही तो आगे भी हम और चैप्टर से एंड कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर के भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे एंड आपको इसका वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।